हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। आज हम करेंगे चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें कुछ टेम्परेचर गिवन है केल्विन में और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो एक फॉर्मूला हमें मालूम है केल्विन टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में। तो किसको कन्वर्ट करना है, 300 केल्विन को। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। कितना है केल्विन, 300 केल्विन। तो यहाँ लिख देंगे केल्विन की जगह 300 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब 273 का साइन क्या है, पॉजिटिव, और प्लस साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 300 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। और जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 27 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी मिली, 27 डिग्री सेल्सियस, आंसर। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, 573 केल्विन। सेम ऐसे ही करेंगे हम, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। K की वैल्यू कितनी है, 573 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। 273 का साइन क्या है, पॉजिटिव, प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 573 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या मिलेगा, 300 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी मिली, 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हो गया केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन हो तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूला के हेल्प से अगर कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर केल्विन में पूछेगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ फ़ारेनहाइट में वैल्यू डालेंगे, सेल्सियस में मिल जाएगा, और सेल्सियस की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो फिर हमें केल्विन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड में 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट चेंज हो रहा होता है, मतलब वाटर लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर में। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे या तो ये वाटर के फॉर्म में रहेगा या फिर गैस के फॉर्म में रहेगा, है ना, दोनों ही फॉर्म में रहता है, इसका स्टेट ट्रांजिशन हो रहा होता है। लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, 250 डिग्री से ज़्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस से। तो इस स्टेट पे क्या रहेगा, इस टेम्परेचर पे वाटर का स्टेट क्या रहेगा, गैसियस स्टेट हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय तक कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका रहेगा गैस में। तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बी इन द गैसियस फॉर्म, दैट इज स्टीम फॉर्म। वैसे ही सेकेंड के लिए जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि ये स्टेट ट्रांजिशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए ये वाटर मतलब लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों के फॉर्म में रहेगा। सेकेंड का आंसर लिखेंगे कि देयर विल बी अ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू द गैसियस स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो एट दिस टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द स्टेट मे बी इन लिक्विड एज वेल एज गैसियस बोथ, वो लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट में रहेगा। वैसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जिस समय उसका स्टेट चेंज हो रहा होता है, इधर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, दोनों ही केस में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछने का ये मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो पहले तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अगर हम फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं फिर भी। तो ऐसा क्यों, यही रीज़न बताना है। इसको हम आइस के एग्जांपल से समझाएंगे कि सपोज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस, ये हमने माना है, ठीक है। अब एक कंटेनर में
आइस रख के उसको हीट प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट इनिशियली क्या होगा, रेज करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि पहले क्या है ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हीट बढ़ेगा कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा, आइस मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंटेनर में आइस मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होता है, लेकिन जब तक ये आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाए, आप हीट प्रोवाइड करते रहो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर अभी भी ये कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जब पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, जो हीट हम ये उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ जाती है, क्यों चेंज नहीं हो रही है। तो ये हीट यूज होती है आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में। सारे हीट कहाँ यूज हो जाते हैं, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, इसको ओवरकम करने में। इसीलिए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है जब स्टेट चेंज हो रहा होता है। सिमिलरली लिक्विड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को गर्म करते हैं, अगेन गर्म करेंगे हम। पहले क्या था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले टेम्परेचर रेज करेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुँच जाएगा तो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में, स्टीम में। और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप फर्दर हीट प्रोवाइड करो, हीट प्रोवाइड करेंगे, जब तक ये पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक स्टीम का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगेन जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ जाती है, कहाँ यूज होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने में यूज होती है। इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, यहाँ भी जब लिक्विड होता है ना, जब वाटर है तो वाटर का टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, इसे वर्ड में लिखेंगे व्हेन अ सॉलिड हीटेड अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब भी एक सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं तो टेम्परेचर फर्स्ट राइजेस, पहले टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। और जैसे ही ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है उसके बाद इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद फर्दर जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट यूज होता है किसके द्वारा, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा। किस लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स है ना, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में, इनके बीच के बॉन्ड में, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होता है। इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टेट चेंज, और उस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। मतलब कहना क्या चाहता है, ये गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास होते हैं। कैसे करेंगे, इनके पार्टिकल्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जैसे अगर यहाँ गैस है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो हम इस पर क्या करेंगे, एक पिस्टन के हेल्प से प्रेशर बढ़ाएंगे। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की, तो वो पास में नहीं आएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के पास आने लगेंगे, और पास आएंगे मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको वर्ड में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैसेस। ये किसके पार्टिकल हैं, गैस के, और ये किसके पार्टिकल हैं, लिक्विड के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देना चाहे तो किसका दे सकते हैं, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किसके फॉर्म में होता तो ये गैस है, ये एक्चुअल में क्या है, गैस है, लेकिन सिलेंडर में किस फॉर्म में रहता है, सिलेंडर में रहता है ये लिक्विड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे में बहुत अच्छा काम करता है, क्यों, उसका रीजन बताना है। ये जो डेजर्ट कूलर है ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है,
इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट पे। और हमने पढ़ा था इवेपोरेशन कैसा इफेक्ट देता है, इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके कुछ फैक्टर्स भी हमने देखे थे, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, दैट इज सरफेस एरिया और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और विंड। ये सारे फैक्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड, इन तीनों के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, विंड के स्पीड इंक्रीज होने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। लेकिन ह्यूमिडिटी जब कम होती है तब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। एयर में जितना वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर एयर के पास पहले से ही वाटर है, उसका पेट पहले ही भरा है, फुल है, तो वो और वाटर तो लेगा नहीं। इसीलिए ह्यूमिडिटी जब कम होगी, जब एयर में भूख होगी ना, उस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। इसलिए सिर्फ यही एक कंडीशन ऐसा है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डेजर्ट कूलर की बात करें, किसके लिए कह रहा है, हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दूसरा वो ड्राई है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी कम होगी। तो ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो डेजर्ट कूलर बेटर वर्क करेगा। और इसी को वर्ड में लिख लेना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अ डेजर्ट कूलर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। और समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए हॉट ड्राई डे में कूलर ज़्यादा अच्छा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट दैट इज मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। गर्मी के मौसम में मटके में रखा पानी ठंडा क्यों होता है, ये बताना है। तो मटका भी इवेपोरेशन पे ही काम करता है। इवेपोरेशन कैसा इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट। क्यों? जैसे मटके में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मटके में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के सहारे ये जो वाटर है बिल्कुल सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस पे आने से एक तो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। दूसरा, जैसे ही ये सरफेस पे आते हैं तो इवेपोरेट होना स्टार्ट होते हैं। इवेपोरेट होने के लिए उन्हें जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेते हैं, एक तो सराउंडिंग से, और दूसरा इस लिक्विड जो वाटर अंदर है यहाँ से। और जैसे ही वाटर के अंदर से ये हीट गेन करते हैं तो वाटर के अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण कूलिंग इफेक्ट आता है, इसलिए ठंडा हो जाता है पानी। तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थन पॉट द स्टोर्ड वाटर इन द अर्थन पॉट स्टार्ट इवेपोरेटिंग थ्रू दिस पोर्स। इस पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं, और इस इवेपोरेट होने के लिए जो एनर्जी इन्हें चाहिए वो सराउंडिंग से लेते हैं और अंदर रखे वाटर से लेते हैं। इसीलिए वाटर का हीट कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने से अंदर कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इसीलिए पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हाथ पर एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम डालते हैं तो ठंडा फील क्यों होता है? तो जैसे ही हम हाथ पर एसीटोन या परफ्यूम डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और ये भी इवेपोरेशन पे काम करता है। ये बहुत ही वोलेटाइल होता है, हाईली वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब तुरंत ही गैस में कन्वर्ट होना चाहता है। तो गैस में कन्वर्ट होने के लिए इसे जो फोर्स, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी, वो हीट वो हमारे पाम से गेन करता है। और इसलिए जिस एरिया पर एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम लगा होता है उस एरिया का, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हीट कम हो जाती है, और हीट कम होने के कारण ठंडा फील होता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसको वर्ड में लिख लेते हैं हम। वर्ड में इसको लिखेंगे
एज एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो तुरंत ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इवेपोरेट वेरी फास्ट, तो इवेपोरेट होने के लिए, और जैसे ही इसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है सरफेस एरिया के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ये तुरंत इवेपोरेट होगा, तुरंत इवेपोरेट होगा, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो जितनी हीट इसे चाहिए वो सारी हीट वो कहाँ से गेन करता है, पाम से। तो जिस एरिया से हीट ये गेन करता है वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण कूलिंग इफेक्ट मिलता है और पाम ठंडा ठंडा फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर। समर में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो समर में आप कैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हो। एक तो वो लाइट कलर का हो और दूसरा कॉटन हो, यही चाहते हैं ना पहनना। तो लाइट कलर क्या रोल प्ले करता है, लाइट कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, लेस एब्जॉर्बर होता है हीट का। और वही कॉटन, कॉटन क्यों पहनना है, तो कॉटन में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ये इवेपोरेशन को सपोर्ट करता है। तो इवेपोरेशन को सपोर्ट करने से क्या होता है, ये तो हमें मालूम है। इवेपोरेशन कैसा इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट, एंड इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। इससे क्या हुआ, एक तो हीट कम मिली बॉडी को, और दूसरा जो हीट मिली हुई तो इवेपोरेशन के कारण हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसीलिए समर में हमें लाइट कलर के और कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। तो इनको भी वर्ड्स में लिख लेते हैं हम। वी शुड वेयर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, क्योंकि कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। उसके बाद ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि स्वेट इवेपोरेट हो पाए। स्वेट इवेपोरेट हो इसके लिए उसे जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वो कहाँ से गेन करता है, हमारे स्किन से और सराउंडिंग से। तो स्किन से एनर्जी लिया मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर को डाउन किया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमें। अगेन लाइट कलर वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये दोनों हमें क्या फील कराता है, कूल एंड कंफर्टेबल इन समर सीजन। कॉटन में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स में आके हमारे स्वेट फंस जाते हैं, और इनको लार्जर सरफेस एरिया मिलने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और कूलिंग इफेक्ट मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।